दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का करंट अफेयर्स के इस सीरीज में स्वागत है। आप सभी को इतना जरूर मालूम होगा कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले की अपेक्षा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2026 से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे जो विशेष रूप से बिहार से संबंधित होंगे। वो तमाम जानकारी वास्तविक रूप से जो चीजें आपको पढ़ना चाहिए डिटेल तथ्यों के साथ। कहने का मतलब यहां पर यह है कि पूरी जानकारी और संबंधित पॉइंट जो पॉसिबिलिटी है सवाल में बनने की, वो तमाम चीजों को हम कवर करेंगे। आज से 4-5 साल पहले इस सीरीज की हमने शुरुआत किया था और अभी जो आप ये वीडियो को देख रहे हैं ये इसका 46वां वीडियो है। मंथली करंट अफेयर्स में ये 46वां वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और पूरे वीडियो को आपको ध्यान पूर्वक देखना है। दोस्तों थोड़ा आपका समय लेंगे, आपको हम ये भी बतला दें कि पिछले भी साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा कंप्लीट संग्रह आपको हमने दिया है। इससे पहले 2024, 23 और 22 में भी, एक्चुअली 22 में ही इस सीरीज की शुरुआत हुई थी और लगातार हम आपको इसमें क्लासेस प्रोवाइड करते आए हैं। तमाम पीडीएफ आदि भी हम आपको देते आए हैं। तो आज के इस वीडियो में जनवरी 2026 को आप देखेंगे और तमाम चीजें यहां पर आपके बीच हम रखेंगे और पूरी जानकारी, हमारा प्रयास रहेगा कि आप यहां से संतुष्ट हो जाएंगे। किसी दूसरे सोर्स पर बिल्कुल आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों पिछले साल भर में जो हमने 2025 में पढ़ाया था, बिहार स्पेशल के सारे प्रश्नों का संग्रह एकदम डिटेल चित्रण के साथ आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। 152 पेज है, हिंदी भाषा में ये उपलब्ध है, रेडी टू प्रिंट है, आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। आप इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक कॉम्बो भी आपको दिया जा रहा है 24-25 का, ये ध्यान रखना आपको। चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी और भी हम आपको दे दें। दरअसल बिहार बजट का एक वीडियो अभी हाल ही में हमने आपको दिया है। किसका? तो बिहार बजट का, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी तरह बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, ये दोनों टॉपिक से सवाल बनना स्वाभाविक है, हर बार पूछे गए हैं। और हमने एक वीडियो में आपको ये भी बोला था कि जून 2024 में बीपीएससी हेड मास्टर वाला जो एग्जाम आयोजित हुआ था, वहां पर बजट से संबंधित 2 सवाल थे। तो ये दोनों टॉपिक को कवर कीजिएगा और दोनों टॉपिक से संबंधित 276 प्रश्नों का एक अतिरिक्त वीडियो में हमने आपको प्रश्न करवाया है और उसको भी आपको देखना है। और तमाम पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बजट वाला जो पीडीएफ है और ये आर्थिक सर्वेक्षण का, जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, देखिए 50,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। ये फ्री वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। हालांकि आप पेड कोर्स यहां से ले सकते हैं, जहां से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। चलिए फिलहाल आते हैं पहले प्रश्न पे। देखिए तमाम जो प्रश्न आपको हम यहां पर करवाएंगे अपने आप में वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक पूरे वीडियो को देखना है। और मेरा ये दावा है कि आप बोलेंगे सर बहुत मजा आया, तो पूरा क्लास को देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। क्रम के दृष्टिकोण से 47वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, यहीं पर सवाल बन सकता था। तो इन्होंने पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी का स्थान लिया है। अब देखिए संगम कुमार साहू को आप यहां पर देख रहे हैं, इससे पहले उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। ये चीजें हमने डेली करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के आर्टिकल 217 के तहत किया जाता है। 217 के तहत ये होता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोस्तों 46वें जो मुख्य न्यायाधीश थे पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी, इन्होंने इनका ही स्थान लिया है। तो संगम कुमार साहू 47वें मुख्य न्यायाधीश हुए और 45वें विपुल मनु भाई पंचोली, 44वें कृष्णन विनोद चंद्रन। अब एक बात और, पटना हाईकोर्ट से जुड़े हुए तथ्यों में सवाल अगर आपसे यह पूछा जाए कि स्थापना कब हुई थी, तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एडवर्ड मेनास डेस जेम्स चेमियर, ये इनका पूरा नाम है, ये जरूर याद रखिएगा। हालांकि इसी में एक और पॉइंट, जबकि पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। तो अपने आप में ये सवाल एक है जो आप ध्यान रखिए। दोस्तों एक बात और हम यहां पर आपको बतला दें
क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीशों की बात हो रही है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर ये बोल लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं 53वें, वो वर्तमान जस्टिस सूर्यकांत। और उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो B.R. गवई का स्थान लिया है। इनका पूरा नाम है भूषण राम कृष्ण गवई। और उन्होंने किनका स्थान लिया था? तो संजीव खन्ना का, जो 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए, ये क्रम ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़िए, लेकिन एक जानकारी, भारत के पहले पहले संवैधानिक पदों पर जो नियुक्ति हुई थी, इन सभी में यहां पर नजर डालिएगा। पहले मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया H.J. कानिया थे, जो यहां पर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि तमाम बातें जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है सवाल के रूप में पूछा गया है, ये वाला भी पूछा गया है। पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिए। पीडीएफ जो आपको मिलेगा विजेता बैच में, आप वहां से इसको पढ़िए। इसका 2 पीडीएफ आपको मिलेगा, एक तो ये बोर्ड पीडीएफ और एक खास करके प्रिंट करने के लिए, तो वो चीजें आप ऐप के माध्यम से जो विजेता बैच है वहां से ले सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य के पंचायती राज विभाग को जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में जल जीवन हरियाली अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभी हाल ही में प्रतिष्ठित स्कोच पुरस्कार, जिसमें कि ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? किस राज्य के पंचायती राज विभाग को? तो राइट आंसर होगा बिहार के पंचायती राज विभाग को अभी हाल ही में यह सम्मान मिला है। और दोस्तों, वही सारी जानकारी है कि बेसिकली जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में जो उपलब्धियां हैं बिहार पंचायती राज विभाग की, इसी को लेकर अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का ये स्कॉच पुरस्कार ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बिहार सरकार की जो अभियान रहा इसको लेकर, यानी कि जल संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन में उपलब्धियां और डिजिटल निगरानी, इन सभी के परिणाम स्वरूप यह पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, जो पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर श्री नवीन कुमार सिंह ने यह सम्मान ग्रहण किया है। यह चीज ध्यान रखिए। अब ये डिटेल में इंफॉर्मेशन है, हालांकि ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बदलते रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मतलब इन सारे चीजों को लेकर जो अभियान चलाया गया, जो उपलब्धियां हासिल हुई, इसलिए सम्मान मिला है। वर्तमान में बिहार राज्य पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं ये दीपक प्रकाश हैं। जब नवंबर 2025 में नई कैबिनेट या फिर नई मंत्रालय का गठन हुआ था, तो ये तभी बहुत ज्यादा खबरों में रहे थे। एक जानकारी और यहां पर हम आपको देना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री ये तीसरा कार्यकाल है और बिहार से 8 सांसद को मंत्री बनाया गया है। कितने सांसद को? तो 8 सांसद को मंत्री बनाया गया है। और दोस्तों, ये जो आप येलो में आप देख रहे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह और राजीव रंजन सिंह, ये सभी को कैबिनेट मंत्रालय सौंपा गया है। जबकि यहां पर जो देख रहे हैं ये है राज्य मंत्री। अब ये हम आपको इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि बिहार के ही राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह अभी केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री हैं। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। मतलब यहां पर मुझे यह बतलाना था कि जैसे बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश है, उसी प्रकार से केंद्रीय पंचायती राज मंत्री बिहार के ही राजीव रंजन सिंह है। और ये इंपॉर्टेंट है। और आपको हम बतला दें कि 17वीं बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी यहां से सवाल पूछा गया है, और शायद ये वाला पूछा गया था, कपड़ा मंत्रालय वाला। मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान में नहीं आ रहा है कौन सा, लेकिन यहां से ऑलरेडी सवाल पूछा गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न पत्र को देखिएगा आपको याद आ जाएगा, लेकिन यहां से सवाल बना है। अब यहां पर आगे बढ़िए, पंचायती राज मंत्रालय से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका संग्रह आपके बीच हमने रखा है और ये बारंबार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसे कि एक पॉइंट है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की औपचारिक शुरुआत कब और कहां हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में पंचायती राज की नींव किस समिति की सिफारिशों पर रखी गई थी, तो बलवंत राय मेहता। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करता है। इस पॉइंट से सवाल बने हैं। अगला, ग्राम पंचायती राज या फिर ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है, यह सवाल। साथ साथ पंचायती राज की मध्य स्तर की संस्था को पंचायत समिति कहा जाता है और पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। तो ये सारे सवाल पूछे गए हैं और यहां पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये भले ही थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, लेकिन समग्र प्रिपरेशन यहां से आपकी हो जाएगी। तो ये मत बोलिएगा कि सर वीडियो लंबा हो रहा है, इसे शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट नहीं होगा, क्योंकि जितनी जानकारी आपके बीच हमने रखा है, जब तक हम पूरा आपको देंगे नहीं, हम भी संतुष्ट नहीं होंगे। चलिए तीसरे प्रश्न पे आइए।
कि बिहार राज्य में किस स्थान की गन फैक्ट्री जो 250 वर्ष पुरानी है, इसे रक्षा गलियारे यानी कि डिफेंस कॉरिडोर के तहत पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिससे अवैध हथियार कारोबार कम होगा और यहाँ पर आधुनिक रक्षा उपकरण तैयार होगा। और दोस्तों ये जगह कौन सा है, तो ये जगह है मुंगेर, जो कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित किया था बंगाल के नवाब मीर कासिम ने। इसकी चर्चा अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये बंगाल के नवाब हैं मीर कासिम, उन्हीं की ये तस्वीर है। दोस्तों बैकग्राउंड जो आपको दिख रहा है एक्चुअली यहाँ पर ये मीर कासिम की गुफा है। 1762 ईस्वी, ये याद रखिएगा, ये वही ईस्वी है जब इन्होंने बंगाल के मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित किया था, जहां इन्होंने शस्त्रागार का निर्माण कराया और गन फैक्ट्री की स्थापना भी किया था अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से सुसज्जित करने को लेकर। अभी हाल ही में इसको डिफेंस कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की बात कही गई है, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों मुंगेर की बात जो हो रही है एक्चुअली ये तो बिहार का रिवर मैप है, लेकिन जिलों की स्थिति को आप यहां पर देख रहे हैं। मुंगेर की स्थिति को हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा ये मुंगेर है, गंगा के एकदम किनारे में है। और एक बात हम आपको ये बता दें, बिहार की चौथी है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, पूर्व में है पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। मुंगेर के बारे में आपको ध्यान रखना कि पूर्वी जिला है बिहार का, गंगा नदी के किनारे है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मुंगेर की, तो मुंगेर का पुराना नाम क्या था, एक सवाल ये भी है। मोदागिरी या फिर मुदगिरी करके ये कई बार उच्चारण प्राचीन भारत के कई ग्रंथों में आपको मिलता है, तो ये इसका प्राचीन नाम था। एक्चुअली एक ऋषि के नाम पर यह नामांकन हुआ था, ऐसी मान्यता ये कहा जाता है। और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक नगर है। एक सेकंड, एक सवाल यहां से यह भी बन सकता है कि बिहार के कितने ऐसे जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, मतलब जिलों की हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के 12 जिले हैं, आप यहां से काउंट कीजिएगा। और जो पहला जिला वो है बक्सर, जहां पर बक्सर में एक जगह चौसा, जहां से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है, फिर भोजपुर में एंटर करती है और इसी प्रकार से बिहार में गंगा नदी कटिहार में बिहार की सीमा को छोड़ देती है। वो जगह का नाम है मनिहारी, और जहां से प्रवेश करती है उस जगह का नाम है चौसा। और इस दौरान जो दूरी सफर करती है गंगा नदी, उसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। हालांकि गंगा नदी की ओवरऑल जो कुल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। कितनी, तो 2525 किलोमीटर। और बिहार में कितनी है, तो 445 किलोमीटर। ये चीज ध्यान रखिएगा। और दोस्तों खास करके बंगाल में गंगा नदी को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर आइए, चलिए अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। काम सुंदरी देवी, यह नाम आपने सुना होगा अभी हाल ही के दिनों में, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। बताएं कि वे निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी, तो दरभंगा रियासत की, दरभंगा राज्य की ये तीसरी वाइफ थी, थर्ड वाइफ थी, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं। दोस्तों इनको इसलिए याद किया जाता है, इन्होंने कुछ देश हित में ऐसा काम किया है जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। यहां पर देखिए, काम सुंदरी देवी दरभंगा राज्य की अंतिम महारानी थी, जिनका भी हाल ही में जनवरी 2026 में 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही मिथिला की ऐतिहासिक शाही परंपरा का अंतिम जीवंत अध्याय भी समाप्त हो गया, जो एक प्रकार से ये थोड़ा बहुत बचा हुआ था, मतलब ये अंतिम थी महारानी जिनका निधन हो गया। मतलब इसके साथ ही ये एक प्रकार से शाही परंपरा का अंत आप बोल सकते हैं। जन्म 22 अक्टूबर 1932 को मधुबनी जिले के मंगरौनी गांव में हुआ था, एक मैथिल ब्राह्मण परिवार में। दोस्तों ये इनकी तीसरी वाइफ थी दरभंगा राज की। अब यहां पर जो बात हम आपको बतलाने जा रहे हैं ये जरूर याद रखिएगा। एक्चुअली पहले ये जान लीजिए कि 8 वर्ष की आयु में ही इनका जन्म, मतलब कि शादी हुई थी 1940 में। और इसी में एक पॉइंट याद रखिएगा कि वर्ष 1962 में भारत चाइना युद्ध के दौरान उन्होंने राष्ट्रहित में 600 किलोग्राम सोना दान किया था। ये कितनी बड़ी बात है, पूरा खजाना इन्होंने खोल दिया। 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं, बल्कि 600 किलोग्राम सोना इन्होंने दान दिया था। और ये उपलब्धि को लेकर, उपलब्धि क्या, देश हित में, राष्ट्र हित में जो इनका एक समर्पण रहा इनके लिए, मतलब ये जानी जाती है और इन्हें याद रखा जाएगा, हर वक्त याद रखा जाएगा। दोस्तों ये सवाल में इतनी ही जानकारी है। आइए अगले प्रश्न पे। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या घोषित पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत बिहार से कुल कितने विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
तो बिहार से केवल 3 इसमें नाम शामिल है और ये तीनों की जानकारी आपके बीच यहां पर हमने रखा है। ऐसे ओवरऑल पूरे भारत से 131 विभूतियों को सम्मानित करने की बात कही गई, लेकिन जो बिहार को लेकर हम बात करेंगे, अच्छा उससे पहले 131 पद्म पुरस्कारों में 5 है पद्म विभूषण, 13 है पद्म भूषण और 113 है पद्मश्री। इसको याद रखिए आप लोग। और इसी में 3 जो पुरस्कार है ये बिहार को मिला है, जो कि तीनों की तीनों पद्मश्री हैं। अच्छा आप लोग इतना तो जानते हैं ना, पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार हैं, इसमें भारत रत्न को काउंट नहीं किया जाता है। पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो बिहार को इस बार 3 पुरस्कार मिला है, वो तीनों के तीनों पद्मश्री हैं, जिनमें की भरत सिंह भारती जो कि भोजपुरी गायक हैं, लोक कलाकार स्वर्गीय विश्व बंधु और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। और इन तीनों को लेकर डिटेल में इंफॉर्मेशन यहां पर है। आइए इसको थोड़ा सा देखने समझने का प्रयास करते हैं। भरत सिंह भारती जो भोजपुर के रहने वाले हैं, कला कैटेगरी में इनका चुनाव हुआ है इस पुरस्कार के लिए। इन्होंने 1962 से आकाशवाणी पटना के माध्यम से भोजपुरी लोक संगीत को वैश्विक मंच पर पहुंचाया है। जैसे पिछले साल 2024 में शारदा सिन्हा, जिन्हें कि बिहार कोकिला कहा जाता है, छठ गीतों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई और उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। वो जानकारी यहां पर आगे हम देखेंगे, लेकिन उसी संदर्भ में यह ध्यान रखिए, भोजपुरी लोक गीतों को वैश्विक मंच पर पहुंचाने की दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए यह सम्मान इन्हें मिला है या फिर मिलेगा, घोषणा हुई है। स्वर्गीय विश्व बंधु ये पटना के हैं, कला कैटेगरी में इन्हें सम्मान को लेकर बात कही गई है, मतलब घोषणा हुई है। मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, मतलब होंगे। और वे सुरांगन संस्था के संस्थापक थे और वो डोम कच नृत्य के जरिए लोक गाथाओं को जीवित रखा है। डोम चक या फिर कच जो नृत्य है उसको लेकर यहां पर आगे हम जानेंगे। लेकिन उसके बाद डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी जो मुजफ्फरपुर के एक वैज्ञानिक हैं, एक्चुअली कृषि वैज्ञानिक है, जिन्होंने मखाना और लीची की खेती के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। एक्चुअली मखाना, अच्छा एक जानकारी चलिए हम आपको दे दें, मखाना की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जो मांग है उसका 90% जो मांग है वो भारत कवर करता है। 90%, 90 नहीं बल्कि 80%, ये ध्यान रखिएगा। मखाना का कुल मिला के 80% जो है वो भारत कवर करता है। पूरी दुनिया में जो मांग है उस 80% का 90%, समझ रहे हैं, उस 80% का 90% वो बिहार कवर करता है। मतलब पूरी दुनिया में मखाना का जो उत्पादन है वो बिहार में सबसे अधिक होता है, ये चीज समझिएगा। और यहां पर अब आगे आइए, जो हम बात कर रहे थे डोम कच नृत्य के बारे में, विशेष रूप से मिथिला और खास करके बिहार की बात करें तो बिहार और झारखंड के क्षेत्र में ये प्रचलित है। एक प्रकार का लोक नृत्य है और यह विवाह, उपनयन, संस्कार और अन्य मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा समूह में किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी को लेकर तो अभी हाल ही में स्वर्गीय विश्व बंधु को यह सम्मान देने की बात हुई है, पद्मश्री। तो ये चीजें जरूर याद रखिएगा। अब डोमकच अभी इस वजह से खबरों में है, सवाल एराइज होंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो प्रिपरेशन अगर अच्छी रहेगी तो यहां से सवाल किसी भी रूप में पूछा जाएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। आइए एक नजर इसको देख लीजिए। 2025 में बिहार को 7 पद्म पुरस्कार मिला था, जिनमें की 2 तो आपको यहां पर दिखेगा, एक पद्म विभूषण में और एक पद्म भूषण में। इन दोनों को सुशील कुमार मोदी को और शारदा सिन्हा को आप यहां पर देख रहे हैं। और 5 नाम आपको दिखेगा पद्मश्री में। तो कुल मिला के कितना हो गया, तो 7 पद्म पुरस्कार बिहार को मिला है। चलिए अब यहां पर ये तमाम चीजें, अच्छा करंट अफेयर्स का यही विजेता बैच है जो आपको लेना है। आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए। ये कूपन कोड आपको दिया जा रहा है, यहां पर देखिए, जो एक्चुअल फी है उसका उससे कम आपको लगेगा, 15% डिस्काउंट के साथ आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। एक बड़ी कंफ्यूजन जो आप लोगों के बीच होता है कि सर अगर हम अभी ज्वाइन करते हैं तो क्या पिछला मटेरियल हमें मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। 2022 से अब तक का, आज के डेट तक का सारा मटेरियल आपको मिलेगा और वो सभी निःशुल्क रहेगा। आप 1 साल का प्लान जब आज लेंगे तो अगले 1 साल तक आपको पुनः मिलता रहेगा, 2027 तक। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी जाइए, जो लोग इसको नहीं लिए हैं इसको ले लीजिए। और इसमें हम आपको बतला दें, ये जनवरी 2026 का जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मंथली पीडीएफ और ये बोर्ड पीडीएफ, ये दोनों अपडेट कर दिया गया है पहले ही। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम जो मंथ के वीडियो क्लासेस होते हैं उसका ऑनलाइन टेस्ट, क्विज आदि चीजें भी आपको मिलती है, जो कि आपकी प्रिपरेशन की दिशा में ये एक प्रकार से बोल सकते हैं कि बेहतरीन कदम है। मतलब अगर एक ही जगह सारी चीजें आपको मिल जाए, मतलब ज्यादा टेंशन आपको लेना ही नहीं है। करंट अफेयर सरदर्द है तो दर्द अभी हम दूर कर देंगे, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर
केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य एवं उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है? ओवरऑल यहां पर बिहार को जो सम्मान मिला, मतलब यहां पर 22 पदक। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उसी को लेकर यहां पर जानकारी है कि बिहार पुलिस के 22 बहादुर पदाधिकारियों और कर्मियों को उनके शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर सम्मानित किया गया और इन 22 में से 3 को गैलेंट्री मेडल यानी कि वीरता पदक और 2 को विशिष्ट सेवा पदक और 17 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अब एक चीज समझिएगा, जो गैलेंट्री मेडल की बात कर रहे हैं ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गैलेंट्री मेडल को लेकर यह ध्यान रखिए कि 2002 में मंडल कारा छपरा में हुए भीषण कैदी विद्रोह को नियंत्रित करने में अदम्य साहस दिखाने के लिए कुंदन कृष्णन, अर्जुन लाल और जितेंद्र सिंह को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री दिया गया। तो ये जरूर आपको याद रखना, सवाल यहां से भी अराइज हो सकते हैं। हालांकि बिहार को 22 पुरस्कार मिला, लेकिन ओवरऑल पूरे भारत से पुरस्कारों की संख्या 982 रही। 982 पदाधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिनमें 125 को गैलेंट्री यानी कि वीरता पदक और उसके बाद 101 को राष्ट्रपति पदक यानी कि विशिष्ट सेवा पदक और उसके बाद 756 को सेवा और समर्पण निष्ठा के लिए ये सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहां पर जो तस्वीर में देख रहे हैं ये है बिहार के वर्तमान में डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अर्थात पुलिस महानिदेशक। अगले प्रश्न पे आइए, गणतंत्र दिवस 2026। अच्छा, आप लोग जानते हैं ना 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है ना, 77वां गणतंत्र दिवस। तो पटना के गांधी मैदान में आयोजित अच्छा यहां पर लिखा भी गया है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग के झांकी को प्राप्त हुआ? तो परिवहन विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों यहां पर देखिएगा, जो झांकी निकाली गई कुल 12 विभागों की झांकी थी। परिवहन विभाग की झांकी पिंक बस पर आधारित थी, मतलब इसी को लेकर यह तैयार किया गया था। मतलब आप बोल सकते हैं ये थीम, लेकिन वास्तव में थीम जो इसका है वो आप यहां पर देखिएगा, नारी शक्ति और राष्ट्र शक्ति। तो यहां पर प्रथम पुरस्कार परिवहन विभाग, द्वितीय कृषि विभाग और तृतीय ऊर्जा विभाग को मिला। और परिवहन विभाग की झांकी पिंक बस पर आधारित थी, केंद्रित थी, और ये पहली बार परिवहन विभाग की ओर से पिंक बस झांकी का आकर्षण केंद्र रहा, जिसे महिलाओं द्वारा संचालित किया गया। ये आपको ध्यान रखना, पिंक बस जो कि पिंक टॉयलेट आदि पहलों पर यह शुरुआत हुई है। कई जिलों में ये अच्छे से संचालित हो रही है, खास करके महिलाओं को उनकी सुरक्षा को मद्देनजर यहां पर रखते हुए। चलिए फिलहाल यहां पर जो गणतंत्र दिवस 77वें गणतंत्र दिवस पर 12 विभागों की झांकी निकली है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और उनमें 3 जो टॉप पर रहा, परिवहन विभाग, कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग, ऐसे तीनों को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा। जो थीम इसका है, जैसे नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति और तिलहन से समृद्धि। लेकिन जो ऊर्जा विभाग की झांकी कजरा सोलर परियोजना पर आधारित थी, इस थीम पर आपसे सवाल अगर मैं ये पूछूं कि कजरा सोलर परियोजना जो बिहार का एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है, ये किस जिले से संबंधित है? अगर आपको नहीं मालूम है तो समझिए कि एक अंक आपके हाथ से गया। ये लखीसराय से संबंधित है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से स्वतंत्रता दिवस जो 2025 में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसमें भी जो विभागों की झांकी निकली, टॉप पर शिक्षा विभाग, फिर गृह विभाग और कृषि विभाग थर्ड पर रहा था। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर शिक्षा विभाग की झांकी को आप देख सकते हैं, पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार, सपने सच करता बिहार, ये थीम पर आधारित थे। दोस्तों गणतंत्र दिवस में इन सभी बातों को आपको याद तो रखना ही रखना है, लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हम बतलाने जा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, अभी गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। और आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो जानकारी हमने आपके बीच रखा है ये वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2026 में पहली बार ये खास करके यूरोपीय आयोग के दोनों शीर्ष नेताओं को निमंत्रण दिया गया था और दोनों आमंत्रित हुए थे। और उससे पहले 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो खास करके प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि थे। एक चीज समझिएगा, पहला गणतंत्र दिवस समारोह आपको ध्यान रखना जब आयोजित हुआ था तो उस समय इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्नो मुख्य अतिथि थे।
और उस समय गणतंत्र दिवस समारोह जो था वो राजपथ पर नहीं होता था, जो कि 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, जिसे अब ध्यानचंद्र नेशनल स्टेडियम कहा जाता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा और इसी प्रकार से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो दी गई है ऐसे तो आपको सभी पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। हाल ही में बिहार सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व विकसित करने की स्वीकृति दी है? हालांकि केंद्र सरकार ने बहुत पहले ही इसको मंजूरी दिया था, 2024 में ही आई थिंक हमने आपको पढ़ाया हुआ भी था। तो इसका राइट आंसर होगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। लेकिन अब तक अगर हम बात करें, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। लेकिन अभी दूसरे टाइगर रिजर्व को लेकर, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को विकसित करने को लेकर यहां पर स्वीकृति बिहार सरकार ने प्रदान कर दी है, जिसके बाद ये चीजें खबरों में रही है और प्रश्न के रूप में एक्चुअली आपके बीच हमने रखा है, इसे मंजूरी मिला है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि कैमूर और रोहतास जिले में फैला यह अभयारण्य 1504 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो इसे राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव क्षेत्र बनाता है। एक्चुअली अगर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो लगभग 1000 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये बिहार का ऐसे तो प्रथम टाइगर रिजर्व है जो भारत नेपाल सीमा के समीप पश्चिमी चंपारण जिले में है और इसी में गंडक नदी बहती है, जो कि अब ये एक रिपोर्ट आई है, हमने आपको पढ़ाया हुआ भी है, शायद यहां पर भी वो प्रश्न होगा कि गंडक नदी में चंबल नदी के बाद सर्वाधिक घड़ियाल पाया जाता है। ये चीजें डिटेल में हमने आपको बतलाया है। अच्छा, अभी हमारा टॉपिक है टाइगर रिजर्व, तो दूसरा कहां पर? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में एक्चुअली यहां पर विकसित करने को मंजूरी दिया गया है। अब यहां पर टाइगर रिजर्व को लेकर एक बात ये समझिए कि टाइगर सफारी की शुरुआत वीटीआर में यानी कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर 2022 को हुई थी। वर्तमान जो आंकड़े कहते हैं, पिछले कुछ वर्षों में यहां पर बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है और नवीनतम डेटा के आधार पर यहां पर बाघों की संख्या 54 है। और बाघों यानी कि टाइगर को लेकर उनके संरक्षण की दिशा में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। और प्रोजेक्ट चीता आप लोग जानते हैं, सितंबर 2022 में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जब चीतों को नामीबिया से आयात किया गया था। हालांकि वो चीते बचे नहीं, वो पर्यावरण को नहीं झेल पाए। 2022 में नामीबिया से मंगाए गए, 2023 में दक्षिण अफ्रीका से मंगाए गए और उसके बाद अभी 2025 में दिसंबर महीने में बोत्सवाना से चीतों को मंगाने की बात कही गई थी, जिसमें 8 चीते शामिल थे। आई थिंक वो शायद आयात किया गया था, इसकी सटीक जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये मीडिया में थी कि बोत्सवाना से ये तीसरी बार मतलब यहां पर चीते भारत आ रहे हैं किसी बाहरी देश से। और एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह बनता है कि भारत सरकार ने चीतों को कब विलुप्त घोषित किया भारत से? वर्ष 1952 में ही। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों टाइगर की बात हो रही है तो एक जानकारी हम आपको देना चाहेंगे कि 33 साल के बाद गुजरात को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। पिछली बार जब से मान्यता छीनी गई थी, कुछ प्रमाण यहां पर जो ठोस प्रमाण मिलते हैं उसका अभाव था, वो नहीं मिला था, जिसके बाद ये सूची से हटा दिया गया। लेकिन अब टाइगर स्टेट का दर्जा पुनः से गुजरात को दे दिया गया है और ये चीजें हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अच्छा, एक बात अगर हम यहां पर ये देखें, जो टाइगर की बात हो रही है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल एक्चुअली यहां से सवाल बना भी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पहल, जो कि भारत सरकार का एक पहल है, कर्नाटक के मैसूर में 9 अप्रैल 2023 को एक्चुअली जो प्रोजेक्ट टाइगर का 50 वर्ष पूरा हुआ था, इसी स्थापना मतलब 50 वर्ष के पूरा होने की खास करके स्मृति में ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत हुई थी। और जो बिल्ली की 7 बड़ी प्रजाति है उसको संरक्षण देने को लेकर, और वास्तव में देखें तो एसएससी CHSL एग्जाम में इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि बिल्ली के कितनी बड़ी प्रजातियों को संरक्षण देना इसका उद्देश्य है। तो 7 बड़ी प्रजाति। और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कजान रशिया में आयोजित हुआ, वहां पर ब्रिक्स देशों द्वारा इसको मान्यता भी दिया गया, भारत के इस पहल को। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब इसके अतिरिक्त 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है ये आपको मालूम है, और 18वां कहां होगा ये चीजें हमने पढ़ाया हुआ है। अभी हम आपको ये चीजें बार बार नहीं बतलाएंगे। चलिए अब यहां पर देखिएगा, एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से संबंधित ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप यहां पर देख रहे हैं, और ये पूछे हुए पॉइंट हैं। जैसे कि एक जानकारी और कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे है या फिर किस नदी के आसपास है, तो गंडक नदी इसमें बहती है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में, और इसे एक प्रकार से घड़ियालों का संरक्षण केंद्र के भी रूप में जाना जाता है। अभी तो मैंने आपको बतलाया ना, चंबल नदी के बाद सबसे अधिक घड़ियाल यहीं पर पाए जाते हैं।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आप यूपीएससी या फिर किसी अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो थोड़ा सा इसको देखिएगा, ये है एक्चुअली में क्या। आप चाहें तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। देखिए, जितने भी लोग डेडिकेटेड रूप से प्रीलिम्स और मेंस को एक प्रकार से टारगेट करते हुए एक ही साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण कोर्स है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जैसे कि स्टेट पीसीएस में बीपीएससी, जेपीएससी या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन तक ये आपको मदद करेगा। कंप्लीट प्रिपरेशन करंट अफेयर्स का यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो बाइलिंगुअल है, और इसके अतिरिक्त प्रीलिम्स एग्जाम का भी जो हमारा करंट अफेयर्स का जो विद्याता बैच चलता है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं, प्रिपरेशन में लगे हैं, आप इसको ले सकते हैं। चलिए, 2 साल की अवधि के लिए से आपको मिलता है, 2 साल तक ये आपका कोर्स रहेगा। चलिए अब यहां पर आइए अगले प्रश्न पे। हालिया आयोजित 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा सम्मान या फिर रेल सेवा पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के कुल कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया? विकल्पों को देखिए, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, 8 कर्मियों को सम्मानित किया गया। देखिए 9 जनवरी 2026, यहां पे लिखा गया 9 जनवरी 2026 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 के अंतर्गत 100 अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया उनकी असाधारण सेवा, समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के लिए। दोस्तों, एक सवाल तो यही बनता है ना, इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। कितने अधिकारियों व कर्मियों को सम्मानित किया गया? तो 100 को। अब देखिएगा, पुरस्कारों का वितरण केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया। अब इन पुरस्कारों में आपको ध्यान रखना, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के 8 रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया, और जो पुरस्कार मिला है उनके नाम की सूची आपके बीच हमने रखा है। एक बात और हम आपको बता दें कि इन सभी पुरस्कारों के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोनों को 26 शील्ड भी प्रदान किया गया। दोस्तों, ऐसे तो भारतीय रेलवे को 19 जोनों में बांटा गया है, लेकिन जो हमारा टॉपिक है पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है, इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल हैं, जिनमें कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। अब एक चीज समझिएगा, अच्छा यह मुगलसराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया गया है। एक चीज यहां पर समझिएगा, जो हम पूर्व मध्य रेलवे की ये जानकारी आपको दे रहे हैं, आपको मालूम होगा बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में, अब वो कौन से संस्करण में मुझे नहीं मालूम, 1 या 2 या 3 किसमें ये नहीं पता, लेकिन यहां से एक सवाल की संभावना हमने व्यक्त किया था कि अगर ये सवाल, ये तो ऐसे बार बार पूछा गया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां है, ये रटा रटाया याद है हाजीपुर में है। एक शब्द इसमें ऐड किया गया कि किस जिला में है। अब हाजीपुर तो कोई जिला नहीं है, हाजीपुर तो बिहार में जिला है ही नहीं, तो ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे। वैशाली इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वैशाली जिला का हेडक्वार्टर हाजीपुर है। जिस प्रकार से राजगीर कोई जिला नहीं है, नालंदा जिला है, आरा कोई जिला नहीं है, भोजपुर जिला है, इसी प्रकार से यहां पर इसको समझिएगा, ध्यान रखिएगा, सवाल यहां से बना था। चलिए, रेलवे की बात हो रही थी। भारत में रेलवे पटरियों के बीच एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला पहला शहर वाराणसी है। जो आप यहां पर देख रहे हैं, रेलवे ट्रैक के बीच में जो बड़ी लाइन है, इसके बीच में आपको देखने को मिल रहा है सोलर प्लेट लगाया गया है। तकरीबन 70 मीटर ये लगाया गया था एक ट्रायल के रूप में, तो ये पहला शहर बना था वाराणसी। अच्छा, अगला प्रश्न है कि बिहार के सबसे बड़े एकल शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी 2026 को बिहार के किस जिले के विराट रामायण मंदिर में किया गया? ये जो विराट रामायण मंदिर है पूर्वी चंपारण में। अच्छा दोस्तों, इसे आप धार्मिक दृष्टिकोण से मत देखिएगा कि ये सवाल धार्मिक दृष्टिकोण से सर आप यहां पर क्यों शामिल किए हैं। वास्तव में ये प्रश्न है, अब हम आपको बतलाते हैं ये प्रश्न वास्तव में है कैसे, किस रूप में आपको पूछा जाएगा। देखिए, ये विराट रामायण मंदिर किस जिले में है? तो पूर्वी चंपारण जिले में एक जगह है कैथवलिया, यहीं पर स्थित है, और 33 फीट ऊंची ये जो आप संरचना देख रहे हैं शिवलिंग की, ये 33 फीट ऊंची है, 210 मीट्रिक टन है, और ये ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से बना हुआ है। मतलब इसमें अलग अलग पत्थर को नहीं जोड़ा गया है, एक ही पत्थर है, जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इसका निर्माण हुआ, और यह दुनिया का सबसे बड़ा एकल शिवलिंग है, जिस पर 1008 सहस्त्र लिंगम को भी छोटे छोटे यहां पर जब संरचना देख रहे हैं इसको उकेरा गया है, और यह तमिलनाडु से लगभग 2565 किलोमीटर की यात्रा करके 46 दिनों में बिहार पहुंचा है। दोस्तों, विराट रामायण मंदिर का निर्माण 2023 तक पूरा होगा, और पटना महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा इसकी पूरी जो परियोजना की निगरानी है वो की जा रही है। अब मंदिरों की बात हो रही है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट मंदिर है, जो आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं।
अब तक की ये सबसे बड़ी मंदिर है। लेकिन वहीं पर अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें तो मस्जिद अल हरम जो मक्का सऊदी अरब में है। कुछ जानकारी और भी हम यहाँ पर आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जो आप ये संरचना देख रहे हैं ये राम मंदिर की है जो अयोध्या में बनी है। दोस्तों मंदिरों को लेकर बात हो रही है तो एक इस्लामिक देश, खास करके बात हम कर रहे हैं यूएई की, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्वामी नारायण मंदिर है, ये नाम है। इसका उद्घाटन आपको ध्यान रखना है, ये 14 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ये यूएई का पहला हिंदू मंदिर है, इसको जरूर याद रखिएगा। 2024 में 14 फरवरी को वैलेंटाइन्स डे के अवसर पर इसका उद्घाटन हुआ था। अवसर पे तो नहीं बोल सकते बल्कि ये संयोग ही है, उस दिन हुआ था। अब देखिएगा कुछ और जानकारी। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जॉर्डन गांव में हुआ है। ये ओम आकार की ये संरचना है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भारत में मंदिर शैली, ये जो पॉइंट अभी हम आपको बतलाने जा रहे हैं इसको वीवीआई पॉइंट पर रखिएगा, वास्तव में ये इंपॉर्टेंट है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां प्रचलित रही है, जिसमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली प्रमुख है। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक हम आपको बतलाते हैं। जो 3 शैली है नागर, द्रविड़ और बेसर, इसको समझिएगा। जो नागर शैली की हम बात कर रहे हैं ये उत्तरी भारत, जैसे कि नागर में जो एन शब्द है यानी कि एन, और यहाँ पर नॉर्थ यानी कि उत्तर, तो दोनों में एन एन छुपा हुआ है। नागर में भी एन है और नॉर्थ अर्थात उत्तर, इसमें भी एन छुपा हुआ है। तो एन से एन को रिलेट कीजिएगा। और वहीं पर द्रविड़ में दो है और दो से दक्षिण, इसको रिलेट कीजिएगा द्रविड़ दक्षिण में। और इन दोनों के बीच में जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां आगे हमने लिखा है कि इन दोनों क्षेत्रों के मध्य दोनों शैलियों का जो मिश्रण है, और बीच यानी कि बेसर, बी से बीच और बी से बेसर, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से याद कर लेंगे ना तो भूलेंगे नहीं। ट्रिक वो चीजें होती है जो कि चीजों को आसान बनाती है, और एक बार आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप इसे भूलेंगे नहीं। और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, ये मंदिर भी नागर शैली में बना है। दोस्तों नागर शैली की मंदिर की विशेषताओं को आप यहां पर देख सकते हैं, हमने आपके बीच में रखा है। जैसे यह शैली मुख्यतः 7वीं शताब्दी की शैली है। पल्लव काल में यह शुरू हुई और चौल काल में यह शैली अधिक विकसित हुई। इस शैली में मंदिर का जो निर्माण है एक बड़े चबूतरे पर किया जाता है, और इसमें गर्भगृह होते हैं, शिखर होते हैं, आमलक होते हैं। आमलक के ऊपर कलश देखने को मिलता है, कलश के ऊपर ध्वज भी देखने को मिलता है, कलश के साथ साथ एक्चुअली में। तो ये चीजें ध्यान रखिए, इसके कुछ उदाहरण है और ये चीजें आपके बीच जो हमने रखा वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट है। एक नजर इसको भी देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हाल ही में अप्रैल 2025 में जापान में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया। सऊदी अरब के जदा में अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D मुद्रित यानी कि 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण तेलंगाना के सिद्दीपेट में किया गया है। अगस्त 2023 में बेंगलुरु में देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला था। और ये तो सवाल पूछा भी जा चुका है ना, तो इतनी जानकारी ध्यान रखिएगा। तमाम बातें आपकी एग्जाम में प्रश्न के रूप में अराइज हो सकते हैं, और ये सारे सवाल आपके 72वीं बीपीएससी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन पे इसका कोर्स लॉन्च हो चुका है प्रीलिम्स का, जिसमें आपको करंट अफेयर्स का अतिरिक्त प्लान भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तमाम चीजें आप इसको इस बैच के माध्यम से ले सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, वो भी क्लियर अभी हो जाएगा। प्रश्न है कि बिहार कैडर के 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को किस केंद्रीय जांच एजेंसी में नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में बिहार पुलिस मुख्यालय में आईजी और आईजी एसटीएफ के पदों पर कार्यरत है। ऐसे विनय कुमार जो आप यहां पर जानते हैं कि बिहार के डीजीपी हैं ये वाले, लेकिन जिस विनय कुमार की हम बात कर रहे हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं, इसलिए यहां पर कंफ्यूजन ना हो, तस्वीर आपके बीच हमने रखा। तो अभी विनय कुमार की जो नियुक्ति हुई है राष्ट्रीय जांच एजेंसी में हुई है। दोस्तों एक अतिरिक्त जानकारी हम आपको ये देना चाहेंगे कि विभिन्न देशों की प्रमुख खुफिया एजेंसी और उनसे संबंधित जो कार्य है, सवाल यहां से बना है कई बार। जैसे कि भारत की खुफिया एजेंसी में आप देखेंगे, एक नजर इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो कि विदेशी खुफिया एजेंसी है, और आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आंतरिक सुरक्षा या फिर इसको मतलब कि ध्यान में रखती है, इसकी खुफिया एजेंसी है। उसी प्रकार अमेरिका में CIA है, FBI है, ब्रिटेन का, और उसके बाद चाइना का, और जो इजराइल का मोसाद है ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, और पाकिस्तान का ISI तो है ही है। मोसाद जो है ये सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मानी जाती है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए अगले सवाल पर। बिहार खेल विभाग की स्थापना कब हुई थी, जिसका अभी हाल ही में जनवरी 2026 में दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है। देखिए दोस्तों, बिहार खेल विभाग की स्थापना
2024 में हुई थी। अब 2024 में किस तिथि को, तो 9 जनवरी 2024 को हुई थी और 9 जनवरी 2026 को ये दूसरी वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न है कि दुर्ग छत्तीसगढ़ में हालिया आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अंडर 14 बालक कबड्डी स्पर्धा में भारत का बेस्ट रेडर का जो खिताब है वो किसने हासिल किया और देश का या फिर राज्य का नाम रोशन किया। उस खिलाड़ी का नाम क्या है दोस्तों, वैशाली के रहने वाले हैं, नाम है इनका रजनीश कुमार, जिन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया था बेस्ट रेडर। अब ये रेडर क्या होता है, ऐसे कबड्डी जो है बिहार की राष्ट्रीय खेल है, आप लोग जानते हैं। कबड्डी में प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो 7 खिलाड़ी होते हैं और बाकी 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि कबड्डी में दो जो कोर्ट होते हैं, जो दो टीम होती है अपने अपने क्षेत्र में होते हैं। जब एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरे के क्षेत्र में इंटर करती है ताकि उसे टच करके वापस आ सके, उसे रेडर कहा जाता है। इसको हमने तस्वीर के माध्यम से भी यहाँ पर हमने समझाया है। ये यहाँ पर इस तस्वीर के दृष्टिकोण से ये रेडर है और ये डिफेंडर है, सारे मतलब जो खिलाड़ी हैं दूसरे टीम के जो प्रतिद्वंदी हैं। चलिए अब कबड्डी की बात हो रही है। कबड्डी ऐसे बिहार की राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों कबड्डी को लेकर जो प्रतियोगिता है प्रो कबड्डी लीग, अभी 12वां संस्करण इसका आयोजित हुआ था। दबंग दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुनेरी पलटन को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। और ऐसी तीसरी टीम बनी है दरभंगा नहीं बल्कि दबंग दिल्ली, जो खिताब को 3 बार अपने नाम की है। पहला पटना पायरेट्स और दूसरा है जयपुर पिंक पैंथर्स। तो इन दोनों टीमों के बाद दबंग दिल्ली ऐसे तीसरी टीम बन गई है जो इस खिताब को 2 बार अपने नाम किया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखने को मिलता है कि मनप्रीत सिंह के बाद जोगिंदर नरवाल दूसरे ऐसे कोच बने हैं जो कोच और कप्तान के तौर पर ट्रॉफी अपने नाम किया है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी प्रो कबड्डी लीग की वो 2014 में हुई थी। अभी यहाँ पर जो दो खिताब जीतने की हम बात कर रहे थे या फिर 2 से अधिक, तो पटना पायरेट्स ने तो 3 खिताब जीता है। ये ध्यान रखें, सर्वाधिक 3 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। चलिए एक इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर आपके बीच ये भी है कि सोन नदी जल बंटवारे के हालिया समझौते के अनुसार अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल में से कितना जल बिहार को मिलेगा। ऐसे ये जो समझौता था 2000, यहां पर एक सेकंड पहले इसका आंसर जान लीजिए। राइट जो आंसर है ये 5.75 मिलियन एकड़ फुट। ये 2025 में जो 27वीं बैठक थी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की, जो कि रांची झारखंड में आयोजित हुई थी, वही बैठक में ये मतलब बातें कही गई थी। और ये डेट आप याद रखिएगा, डेट कब है तो 10 जुलाई 2025 को रांची में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में। एक्चुअली यहां पर नहीं लिखा गया, आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ये इसकी 27वीं बैठक है। इस बैठक में एक्चुअली इसकी जो अध्यक्षता थी वो अमित शाह के द्वारा किया गया था। इस बैठक में ये फैसला हुआ था कि बिहार के हिस्से का जो जल है, जिसमें कि 7.75 मिलियन एकड़ जो फुट जल है, उसमें से 2 मिलियन एकड़ फुट जल झारखंड को मिलेगा, बाकी 5.75 बिहार का ही रहेगा। दोस्तों ये मामला तब शुरू होता है, एकदम शुरू में चलिए कहां से मामला शुरू होता है समझिएगा। देखिए 1973 में बाण सागर समझौता, उस समय मध्य प्रदेश और बिहार के बीच ये समझौता हुआ था और उस समय झारखंड का कोई अस्तित्व नहीं था, झारखंड बिहार में ही था। तो दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ था और अविभाजित बिहार को 7.75 मिलियन एकड़ फुट जल आवंटित हुआ था। लेकिन वर्ष 2080 में जब झारखंड अस्तित्व में आया था तब से ये मांग उठाई जा रही थी। इसको लेकर समझौता 27वीं बैठक में हुआ, कब तो 2025 में 10 जुलाई को। लेकिन ये अभी क्यों खबरों में है, ये भी तो एक सवाल है ना। अभी इसलिए खबरों में है क्योंकि अभी हाल ही में बिहार कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दिया है। तो इसके साथ ही ये जो विवाद था, जल विवाद, ये समाप्त हो गया है। दोस्तों यहां पर एक जानकारी और हम देना चाहेंगे। अच्छा ये तो हमने आपको बतला ही दिया है, जो हम बात एक्चुअली कर रहे थे सोन नदी की, ये सोन नदी की ही चर्चा हम कर रहे थे ना, सोन नदी जल विवाद। अब सवाल यहां पर यह है कि सोन नदी सर बिहार में कहां से प्रवेश करती है, तो एक जगह है रोहतास में डेहरी ऑन सोन, यहां से बिहार के क्षेत्र में सोन नदी प्रवेश करती है। पटना में मनेर के पास मुहाने का निर्माण करती है और गंगा नदी में ये समा जाती है। आप ये बोल सकते हैं कि ये गंगा की एक सहायक नदी है। क्लियर है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर नदी बेसिन को लेकर जानकारी है, रिवर बेसिन ऑफ बिहार। इसमें आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के नाम आपको दिखेंगे। जो एक प्रकार से बिहार की शोक की नदी है कोसी नदी, ये कोसी बेसिन को आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसी प्रकार से तमाम बातें ध्यान रखें। और ये वाला जो क्षेत्र है वो खास करके सोन बेसिन कहलाता है।
चलिए, इसको लेकर बीपीएससी मेंस वाले कोर्स में ये प्रश्न को हमने अच्छे से एक प्रॉपर और प्रभावशाली आंसर आप कैसे लिखेंगे, उसको लेकर हमने आपको प्रैक्टिस करवाया है। साथ-साथ अभी कुछ और भी पॉइंट पे, जैसे कि पैक्स सिलिका हो गया और प्रोजेक्ट वोल्ट हो गया, जो अमेरिका की रणनीतिक पहल है, इसको लेकर हमने चर्चाएँ किया है, यही वाले कोर्स में। चलिए अगले प्रश्न पे आइए कि द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का दूसरा एडिशन है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सारे विकल्पों को अब यहां पर हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसका आयोजन 5 से 10 जनवरी 2026 को दमन व दीव में किया गया, यह बिल्कुल सत्य है। शुभंकर इसका पर्ल है, ये खुश मिजाज एक प्रकार से आप बोल सकते हैं डॉल्फिन, ये बिल्कुल सत्य है। बिहार की पुरुष सेपक टकरा टीम ने यहां पर क्वाड इवेंट में यानी कि इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, ये भी सत्य है। उपयुक्त तीनों विकल्प यहां पर सत्य है और ये जानकारी यहां पर आप देख रहे हैं शुभंकर को लेकर, या फिर जो आयोजन हुआ 5 से 10 जनवरी 2026 तक, तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है। और ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 19 से 24 मई 2025 को दीव में आयोजित किया गया था। दोस्तों, खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत ऐसे 2017 में हुई थी, लेकिन आपको हम ये बतला दें, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत सारे खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होते हैं, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम और भी कई सारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये सारे का आयोजन होता है। अब यहां पर देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स के संदर्भ में ये प्रश्न है कि बिहार ने कुल कितने पदक जीतकर समग्र रैंकिंग क्या हासिल की है, यानी कि बिहार की समग्र रैंकिंग क्या रही है? तो 12वें स्थान पर रहा है। कुल मिला के 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य, 4 पदक बिहार ने जीता है और 12वां स्थान पदक तालिका में हासिल किया है। हालांकि खेलो इंडिया के दूसरे संस्करण में जो टॉप जो स्टेट रहे हैं वो कर्नाटक, तमिलनाडु, मणिपुर, मध्य प्रदेश और हरियाणा रहे, लेकिन बिहार 12वें स्थान पर रही। हालांकि 2025 में आयोजित पहले संस्करण में बिहार ने कुल 3 पदक जीते थे, ये जरूर यहां पर याद रखिएगा। अच्छा, बिहार को लेकर पिछले संस्करण का रैंक यहां पर, एक सेकंड, हाँ, 2026 में जो अभी आयोजन हुआ है समग्र रैंकिंग 12वीं रही, जो पिछले संस्करण 2025 के 28वें स्थान की तुलना में बेहतर है। यानी कि 25 में जो पहला संस्करण आयोजित हुआ था, 3 कांस्य पदक बिहार ने जीता था और कौन सा स्थान हासिल किया था, तो 28वां स्थान हासिल किया था बिहार ने। ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी प्रकार से खेलो इंडिया बीच गेम्स को लेकर जो जानकारी अभी आपने देखा, ये तो सभी चीज आप पढ़ चुके हैं। अब यहां पर देखिएगा, खेलो इंडिया बीच गेम्स के अतिरिक्त खेलो इंडिया जल महोत्सव, जो पहला संस्करण अभी हाल ही में अगस्त 2025 में जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ, इसका शुभंकर था हिमालयन किंगफिशर, ये ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये इंपॉर्टेंट है, 14 फरवरी को इसकी शुरुआत हो रही है। 14 फरवरी को हुई है एक्चुअली इसकी शुरुआत, या फिर होगी 14 फरवरी, तो अभी लेट है जब ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पहला अवसर है, पहला संस्करण है इसका, इसमें बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ इसकी मेजबानी करने वाला है। इसका शुभंकर है मोरवीर, जो आप यहां पर देख रहे हैं। इसकी जानकारी आगे हम आपको देंगे, फिलहाल इसे स्किप कीजिए। आगे और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो 4 से लेकर 15 मई 2025 तक इसकी मेजबानी बिहार ने किया था और बिहार के 5 शहरों में आयोजित हुआ था। डिटेल में आपको हम पढ़ा चुके हैं। और देखिए, वास्तव में बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट वाले एग्जाम का ये जो प्रश्न पत्र का कटिंग आप यहां पर देख रहे हैं, यही पूछा गया कि किन 5 शहरों में आयोजित हुआ। तो इसका जो यहां पर आप जानकारी का मतलब जो प्रश्न पूछा गया है, वो जानकारी आप यहां देख सकते हैं। पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय, भागलपुर में ये आयोजित हुआ और इसका शुभंकर था गज सिंह। और वो चीजें दोस्तों हमने बाकायदा समय समय पर आपको पढ़ाया था। पहली बार था जब ये मेजबानी बिहार ने किया था। ये 7वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और ये इसका लोगो था और ये इसका थीम था। लोगो में भगवान बुद्ध को दिखाया गया, अशोक स्तंभ को दिखाया गया। ये चीजें ध्यान रखिएगा। शीर्ष राज्यों में अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा, फिर हरियाणा और राजस्थान। अब सवाल यहां पर यह है कि बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया, तो बिहार ने 36 पदक अपने नाम किया। 3 दर्जन पदक बिहार को मिला और बिहार 15वें स्थान पर रहा। ये चीजें खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर ध्यान रखिए। और बिहार के सभी पदकों की जानकारी, जिस भी खेल में जितना पदक मिला है। एक खेल आप यहां पर देख रहे होंगे, थांगटा। कई लोग इसका मतलब नहीं समझते, थांगटा क्या है? एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अच्छा, इसके अतिरिक्त
बिहार में जो बड़ी-बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई है, उसको लेकर जो हाल ही के दिनों में हमने आपको जानकारी दिया है, सभी याद रखिएगा। सवाल वहाँ से आपको पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर शॉर्ट में 3 पुरस्कारों की जानकारी है। 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, इसका शुभंकर गुड़िया जो गोरैया से प्रेरित था। फिर सेपक टकरा विश्व कप का जो आयोजन हुआ, इसका शुभंकर भीम था, जो राजकीय पशु गौर बाइसन यानी कि बैल से प्रेरित था। और इसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, जो शुभंकर था गज सिंह, जो हाथी और सिंह से प्रेरित था, जो कि पाल वंश के अभिलेखीय विरासत से लिया गया है। उसी प्रकार से 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, राजस्थान ने इसकी मेजबानी किया है। पूरी जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा और ये इसका शुभंकर है। खम्मा और घनी जो एक प्रकार से स्वागत का प्रतीक है, ये एक आदर सूचक प्रतीक है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें एडिशन को लेकर देख लीजिए। अच्छा, ऐसे तो इसमें बिहार का कोई बड़ा उतना रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बिहार को एक बार पुरस्कार मिला है 4थे संस्करण में, जो खास करके ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की महिला कबड्डी टीम ने यहां पर कांस्य पदक जीता और पदक तालिका में 115वां स्थान हासिल किया था। तमाम बातें ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त बिहार को 2028 में आयोजित होने वाले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी मिला है और ये पहली बार होगा जब भारत में इस प्रकार का कोई आयोजन होगा और बिहार इसकी मेजबानी करेगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। मुजफ्फरपुर बिहार की सामाजिक कार्यकर्ता और अंतरराष्ट्रीय वक्ता रेणु पासवान को किस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फिल्म आयोजन में रेड कॉर्पेट वॉक का निमंत्रण मिला है? देखिए, ये जो प्रश्न का राइट आंसर है, यह है कांस फिल्म फेस्टिवल, जो 2026 में आयोजित होना है इस साल, और ये इसका 79वां संस्करण होगा। और अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है, इस फिल्म फेस्टिवल में खास करके ये रेड कॉर्पेट वॉक के लिए निमंत्रित, मतलब इन्हें किया गया है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली है रेणु पासवान, जो सामाजिक कार्य और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर योगदान के लिए पूरी दुनिया में जाने जाती है। फिलहाल यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट डाटा निकल कर आएगा, तो वो हम आगे जरूर बतलाएंगे, बस फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखिएगा। और ये बिहार के लिए पहली बार है जब किसी महिला को यहाँ रेड कॉर्पेट पे एक प्रकार से चलने का मौका मिला है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा के 1996 बैच के वरिष्ठ अधिकारी मुकेश सिंह, जो बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं, इन्हें किस क्षेत्र का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख किस विकल्प में है? विकल्प बी में है। अब इन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख लीजिए, और ये आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख के पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं और इनका जो मतलब जो रहने वाले हैं, ये मझौल एक जगह है बेगूसराय में, यहीं के रहने वाले हैं। और ये 2 बार राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो विशेष बात यहां पर यह है कि इनकी नियुक्ति लद्दाख के पुलिस महानिदेशक के रूप में हुई है। हालांकि बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार हैं। अच्छा, ये टॉपिक हमारा नहीं है, फिलहाल हमने वो जानकारी जरूर रखा है, आलोक राज का उन्होंने स्थान लिया था। अब इन सब के अतिरिक्त एक चीज समझिएगा, लद्दाख की बात हो रही है। अब यहां पर ये जो पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और उस समय जब ये हो रहा था, एक्चुअली ये प्रभावी हुआ 31 अक्टूबर 2019 से, और उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, एक्चुअली आप बोल सकते हैं अंतिम राज्यपाल थे कौन? तो बात हम यहां पर कर रहे हैं सतपाल मलिक की, जिन्हें आप यहां पर तस्वीर में देख रहे हैं। अब ये जानकारी हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ, और यहां पर एक संयोग है। ऐसे तो 2018 से 19 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे और वे जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल थे, लेकिन ये वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। 5 अगस्त 2019 को उनके कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 370 को, जो उसका प्रावधान था, उसको हटाया गया था, और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला था। ठीक इसी दिन 5 अगस्त को ही 2025 में, ईस्वी अलग है, 2025 में इनका निधन हो गया। तो इसलिए यहां पर ये चीजें हमने आपको बतलाया। और जम्मू कश्मीर में धारा 370 कब लागू हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। संविधान के भाग 21 में धारा 370 का वर्णन मिलता है। तो ये तमाम चीजें ध्यान रखिएगा। राज्यपाल से जुड़ी हुई कुछ बेसिक से पॉइंट हैं जो बारंबार एग्जाम में बने हैं, रिपीटेड मोड में सवाल पूछे गए हैं। ये सभी को आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले प्रश्न पे। अच्छा, अभी अगर हम वर्तमान में बात करें, बिहार के राज्यपाल कौन है? इस समय है आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2026 को राजेंद्र नगर पटना में बिहार के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री की स्मृति में बनाए गए पार्क का उद्घाटन किया?
जिसमें उनकी प्रतिमा का विधिवत अनावरण भी किया गया। अच्छा, उप मुख्यमंत्री का नाम है सुशील कुमार मोदी। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर एक हिंट भी छुपा हुआ था, तो सुशील कुमार मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक प्रतिमा का यहाँ पर विधिवत उद्घाटन हुआ है। समझिएगा कि सुशील कुमार मोदी जो कि बिहार में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा थे, और अभी इनको 2025 में पद्म पुरस्कारों में मरणोपरांत खास करके पद्म विभूषण देने की बात मतलब कही गई थी, घोषणा हुई थी, और इस सम्मान इन्हें दिया गया सार्वजनिक मामलों में जो उनका उत्कृष्ट कार्य रहा उसको मान्यता देते हुए। दोस्तों, वर्ष 2011-12 में इन्हें वित्त मंत्रियों के, राज्यों के वित्त मंत्रियों के एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उस समय वो वैसे देशों के दौरे पर थे जहां पर जीएसटी लागू थी। सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू हुई थी। जीएसटी के बारे में, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, इनडायरेक्ट है या फिर डायरेक्ट है, और भारत में कब लागू हुआ पूरे भारत में, वो चीजें हम आप पे छोड़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। बहुत आसान सा एक पॉइंट है जो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। अब देखिएगा, यहां पर चूंकि सुशील कुमार मोदी की बात हो रही है, तो एक प्रश्न हम आपको यहां पर बतलाने जा रहे हैं जो वास्तव में काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार सरकार ने, सबसे पहले यह जान लीजिए, ग्रीन बजट की हम बात कर रहे हैं, और ग्रीन बजट से संबंधित सवाल बीपीएससी एग्जाम में, 17वीं बीपीएससी एग्जाम में जो 13 दिसंबर को आयोजित हुआ था, वहां पर यह पूछा गया था। और ये प्रश्न था, यहां पर आप देख लीजिए, प्रश्न यह था कि बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था। तो वित्त वर्ष 2021 में किनके द्वारा पेश किया गया था, ये चीजें हमने आपको पढ़ाया हुआ था। आप यहां पर देख लीजिए, जो 24 जुलाई 2023 वाला करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 625 था, वहां पर हमने ये जानकारी आपको दिया था। और ये एक 625वां नंबर क्लास है, इसको आप जाके चेक भी कर सकते हैं, और पहले ही पॉइंट में ये हमने शामिल किया था। ये चौथा ग्रीन बजट था राज्य का, जहां पर ग्रीन बजट में बढ़ोतरी किया गया था। और ये बढ़ोतरी कितनी थी? 28% बढ़ोतरी थी, और इसी को लेकर ये हम जानकारी दे रहे थे, और वहीं पर ये चीजें हमने आपको पढ़ाया हुआ था। और यहां पर अगर हम बात करें इस एग्जाम की, 17वीं बीपीएससी एग्जाम की, तो इस एग्जाम में बिहार करंट अफेयर्स के 10 या 11 सवाल थे। केवल एक सवाल जो 2015 से रिलेट करके पूछा गया था, वही हमने आपको नहीं पढ़ाया था। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो बस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रूफ लिख के भेज दीजिए, आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। हालांकि एप्लीकेशन पे भी फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा विथ क्लास नंबर, यानी कि कौन सी क्लास में हमने आपको पढ़ाया है वो तमाम चीजें। तो यहां पर देखिए, ये ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य है बिहार। सुशील कुमार मोदी ने पेश किया था। और अब एक बजट और चर्चे में है, रोलिंग बजट। ये ध्यान रखिएगा, रोलिंग बजट अभी हाल ही में प्रणाली जो अपनाई है वो मध्य प्रदेश ने। देखिए, आम बजट में एक्चुअली होता क्या कि एक साल के लिए ये पेश किया जाता है। रोलिंग बजट में 3 या 5 वर्षों के लिए एक प्रतीकात्मक रूप में, सिंबॉलिक बजट के रूप में ये पेश किया जाता है। यहां पर वो चीजें हमने आपको जानकारी स्वरूप आपके बीच में रखा है। अभी तक आपने बजट वाले वीडियो को देख लिया होगा, जो वीडियो हमने बजट का आपको प्रोवाइड किया है। बिहार बजट इस साल का कितना है वो चीजें हमने आपको बतलाया है, और आपको मालूम होंगे अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है, हमने आपको पढ़ाया है। और ये हम आपको अभी इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि आपको इस वीडियो को समाप्त करने के बाद बजट वाले वीडियो को भी देखना है। चलिए, राज्य में ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से हिजाब, नकाब, घूंघट, हेलमेट पहनकर शॉप में प्रवेश पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कुछ समय पहले ये घोषणा हुई थी, और बिहार ऐसा राज्य बना जो कि खास करके सराफा बाजार में जो ज्वेलरी दुकान है वहां पर हिजाब, नकाब पहन के मतलब प्रवेश को प्रतिबंधित किया था ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन द्वारा। अब वर्तमान में ये फैसला लागू है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर ये ध्यान रखिए कि ये लागू करने वाला पहला राज्य बना था बिहार, और अभी लागू है या नहीं ये नहीं बता सकते हैं। और 8 जनवरी 2026 को ये लागू हुआ था। सराफा बाजार एक शब्द जो हमने प्रयोग किया है, ये समझिए सराफा बाजार क्या होता है। सराफा बाजार वह बाजार होता है जहां सोना, चांदी यानी कि आभूषण, ज्वेलरी आदि से जुड़े लेन देन के कार्य होते हैं, सराफा बाजार कहा जाता है। आए दिन समाचार पत्रों में ये शब्द का आप लोग उपयोग देखते होंगे। चलिए, यहां पर जो बात हम कर रहे हैं, अगर हम देखें इस्लाम में तो कई प्रकार से हिजाब हो गया, चादर, नकाब और फिर बुरखा आदि, इस तरह की कई सारी कैटेगरियां। पहले मुझे भी इतनी कैटेगरी के बारे में नहीं मालूम था। जब ये न्यूज खबरों में थी तो मैंने इसको लेकर थोड़ा बहुत, जैसे मैं कोई भी न्यूज आपको देता हूं, कोई भी जानकारी होती है तो मैं चाहता हूं कि पूरा डिटेल में दूं, और मुझे मालूम था कि बस इस प्रकार से होता है। और डिटेल में मुझे तब जाके मालूम चली जब इसको लेकर मैंने पूरा रिसर्च किया। मुझे लगा कि सब एक ही होता है, लेकिन वास्तव में सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब यहां पर अगला प्रश्न है 21 नंबर की, बिहार के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सर्पदंश और सांपों के संरक्षण के उद्देश्य से स्नेक डिटेक्टर बैरियर विकसित किया है?
अब इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि BR अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, जो मुजफ्फरपुर में है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने, विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है, वैज्ञानिकों में नाम हमने लिखा भी है, जो खास करके इस विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय के पूर्व डीन प्रोफेसर मनेंद्र कुमार और PG जूलॉजी विभाग के डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद ने यह विकसित किया है। और इस डिवाइस को, जो एक्चुअली आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस से इसे पेटेंट भी मिल चुका है। एक प्रकार से यहाँ पर यह ध्यान रखिए, ये सर्प निवारक अवरोध यंत्र है, यानी कि स्नेक डिटेक्टर बैरियर है, जो इंसानों को न केवल सर्पदंश से बचाएगा बल्कि सांपों का संरक्षण भी करेगा। मतलब ये अगर आप आपके घर के बाहर रहेगा तो सांप घर में इंटर नहीं करेगा। ये कुछ इस प्रकार से, और जो खास करके इसे पेटेंट मिला है वो डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के मतलब वैज्ञानिकों ने ये कारनामा किया है। और एक चीज और, सबसे अधिक सांपों की जो प्रजाति है वो दोस्तों किस देश में पाई जाती है? तो मैक्सिको में लगभग 438 प्रकार के सांप। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ब्राजील। लेकिन दुनिया का सबसे विषैला सांप का नाम क्या है? हालांकि ये ज्यादा नहीं काटता है, लेकिन ये सबसे विषैला सांप है इनलैंड ताइपन, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ज्यादा नहीं काटता है। कि यही वजह है कि इतना विषैला होने के बावजूद भी सांपों से होने वाली मौत में ये पहले स्थान पर नहीं है। कोई दूसरा सांप है जो कि सबसे अधिक उनसे मौत होती है। यह विषैला जरूर है लेकिन उतना मतलब आक्रामक नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है, जब तक किसी को आप छेड़ेंगे नहीं तब तक वो आपको काटेगा नहीं, है ना। किसी भी जीव को जब तक आप छेड़ेंगे नहीं तब तक गुस्सा कैसे होगा? तो वही कुछ यहां पर है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 22वां नंबर प्रश्न है, 16 जनवरी 2026 को बेतिया पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कौन सा बड़ा निर्णय लिया गया? इस सवाल में जब आप देखेंगे तो एक पॉइंट यहां पर छुपा हुआ है। समृद्धि यात्रा की शुरुआत बेतिया पश्चिमी चंपारण से 16 जनवरी 2026 से नीतीश कुमार ने किया है। किसकी? तो समृद्धि यात्रा की शुरुआत। अब इसका जो राइट आंसर है, इसमें जो निर्णय लिया गया पहले ही मतलब यात्रा के दौरान, तो बिहार के सरकारी डॉक्टर अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। मतलब सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टरों की कमी है, अनुपलब्धता है, इसमें अब एक प्रकार से सख्ती बरती गई है। तो इसलिए फैसला या फिर निर्देश आप बोल सकते हैं, निर्णय लिया गया है। चलिए आइए अगला सवाल जो कि अति महत्वपूर्ण है। नितिन नवीन, जिन्हें जनवरी 2026 में भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, किस राज्य के पहले व्यक्ति है जिन्होंने यह पद संभाला है? ये बिहार के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और बीजेपी में जो इससे पहले 12 अध्यक्ष हुए हैं, सबसे कम उम्र इनकी है, इनकी नितिन नवीन की, जो बांकीपुर सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं। अभी हाल ही में 5वीं कार्यकाल है इनका। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर ऐसे तो ये जानकारी आपके बीच हमने रखा ही रखा है, लेकिन इनसे पहले 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, मतलब थे, जिनका स्थान लिया है? तो JP नड्डा के इन्होंने स्थान लिया है। आप इन्हें, नितिन नवीन को आप यहां पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही बिहार के पहले ऐसे शख्स बन गए जो इस पद तक पहुंचे हैं। एक बड़ी गर्व की बात है, ये चीजें ध्यान रखिए। बीजेपी की स्थापना ऐसे अप्रैल 1980 में, 6 अप्रैल को हुई थी 1980 में। अटल बिहारी वाजपेयी और भी कई सारे नाम इसमें आपको देखने को मिलेंगे संस्थापक सदस्यों में। और पहले अध्यक्ष भी अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। भारत में 2 राष्ट्रीय दलों में, यानी कि राजनीतिक दलों में, एक तो भारतीय जनता पार्टी है ही, लेकिन अगर आप प्राचीन नहीं बोलिए, मतलब यहाँ पर पुरानी पार्टियों में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब पुराने पार्टियों में शामिल। हालांकि इससे पहले कई क्षेत्रीय पार्टी स्थापित हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का रूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 18 दिसंबर 1885 को मिला। एवो ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था, जो मुख्य भूमिका थी उन्हीं की थी। लेकिन पहले अध्यक्ष इसके थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ये चीजें आप लोगों को मालूम है। और स्थापना से जुड़े हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ 60 से 70 प्रश्न, 60 ही मानिए, 60 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसकी स्थापना को लेकर, इसकी अध्यक्षता को लेकर, यानी कि अधिवेशन को लेकर ये सवाल बनते हैं। जैसे गरम दल, नरम दल, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। 60 से 65 प्रश्न, 70 प्रश्न है। आप लोग इसको देखिए, रट लीजिएगा। अभी बिहार विधानसभा 18वां विधानसभा चुनाव हुआ था। इसको लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 101 सीटों पर लड़कर 89 सीटों पर चुनाव जीत दर्ज की है। मतलब चुनाव में 2 चरणों में चुनाव आयोजित हुआ। यहां पर जो समझने योग्य बात यह है कि 18वां विधानसभा चुनाव था। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या फिर गठबंधन को 122 सीटों पर जीत अनिवार्य है। 2020 की तुलना में देखेंगे तो 9.6% अधिक मतदान हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बिहार में 60% के अधिक मतदान हुआ है। ये राज्य के
इतिहास का अब तक का रिकॉर्ड है। ये तमाम बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। इसमें कई इसके घटक दल हैं, जैसे जनता दल यहाँ पर जदयू हो गया, फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा ये जीतन राम मांझी वाली। तो ये सभी पार्टियों को ध्यान रखिएगा, इसके घटक दल हैं और इन सभी में मतलब जो मतलब खास करके सीट जीता है, एक प्रकार से इन्हें बहुमत मिली है, मतलब सरकार बनी है। और यहां पर वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। हालांकि एक चीज समझना यह भी जरूरी है कि सबसे अधिक जो वोट मिला है, सीट वाइज नहीं, पूरा पार्टी वाइज, मतलब सीट वाइज देखेंगे तो आरजेडी ने मतलब 141 सीट पर चुनाव लड़ा लेकिन जीता महज 25 सीटों पर। तो इस दृष्टिकोण से नहीं बल्कि ओवरऑल आरजेडी को पूरे बिहार में कितना वोट मिला, तो 22% वोट मिला है। एक बड़ा आंकड़ा है जो ध्यान रखिएगा, इतना वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। आरजेडी को 22 नहीं बल्कि 23% वोट मिला है और ये सबसे अधिक वोट मिला है आरजेडी को। बीजेपी को लगभग 30 के आसपास मिला है। चलिए, नई सरकार का गठन हुआ है, 26 मंत्री बनाए गए हैं जो कि एनडीए के विभिन्न घटक दलों से हैं और तमाम जानकारी यहां पर है। जैसे कि बीजेपी के 14 मंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री इन्हीं के हैं। फिर उसके बाद जदयू के 8 मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 मंत्री, हम और आरएलपी से एक एक पार्टी हैं। महिला मंत्री में 3 नाम शामिल हैं, लेसी सिंह, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह तो वर्तमान में बिहार की खेल मंत्री भी है। और भारत के खेल मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया हैं। ये चीजें याद आप लोग रखिएगा। और बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है यानी कि अध्यक्ष, तो प्रेम कुमार है, बीजेपी के हैं। अगले प्रश्न पे आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप का जो आयोजन है यह भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में किया गया। 10वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप, ये कथन बिल्कुल सत्य है, यहीं पर आयोजित हुआ है। बिहार की बालिका टीम ने फाइनल में महाराष्ट्र को 34-7 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है, यह भी सत्य है। देखिएगा, 1 और 2 क्या पूछा जा रहा है, कथन कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। दोस्तों, इसी खेल से संबंधित एक और प्रश्न है कि इस प्रतियोगिता में अंडर 15 वर्ग में बालक और बालिका वर्ग का जो खिताब है किस टीम ने जीता है, तो बालक वर्ग का खिताब बिहार ने जीता और बालिका वर्ग का भी खिताब बिहार ने ही जीता। और इस प्रकार से विकल्प आपके बीच हमने रखा बिहार और बिहार ने। इस प्रतियोगिता के संदर्भ में वो सारी जानकारी यहां पर है कि बालक वर्ग में उड़ीसा को पराजित करके खिताब जीता, जबकि बालिका वर्ग ने महाराष्ट्र को हराकर। तो दोनों जानकारी, और ये कहां पराजित हुआ, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। अच्छा, जो यहां पर हम बात कर रहे हैं रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप की, तो यह रग्बी खेल का ही एक संस्करण है जिसमें प्रति टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं और इसलिए इसे सेवन्स चैंपियनशिप कहा जाता है। ऐसे जनरल रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आइए अगले सवाल पे, लेकिन उससे पहले रग्बी से जुड़े हुए वैसे सवाल हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और यहां से ये सारे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, हमने मेंशन भी किया है कि इस एग्जाम में पूछा गया है। एग्जाम्पल के लिए एक सवाल हम यहां पर लेते हैं, वेब इलिस कप किस खेल से संबंधित है, तो रग्बी से। एसएससी CHSL 2017 में रग्बी बॉल का आकार कैसा होता है, तो ओवल शेप होता है, एसएससी GD में पूछा गया है। ओलंपिक खेलों में रग्बी को कब पुनः शामिल किया गया था, तो वर्ष 2016 में। जो रग्बी का 7S संस्करण है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और उसी प्रकार से और भी सवाल आप देख रहे हैं। देखिए, रग्बी 7S अंडर 20 चैंपियनशिप जो कि राजगीर बिहार में पहली बार आयोजित किया गया बिहार की मेजबानी में, और इसका शुभंकर क्या था, अशोका था। और ये किससे प्रेरित है, तो खरगोश से प्रेरित है। आप यहां पर चेहरे को देखिए, ये आपको मालूम चलेगा। देखिए, ये रेबिट से प्रेरित है, शुभंकर है अशोक। और यहां पर महिला वर्ग में पटना की आरती, मुजफ्फरपुर की गुड़िया कुमारी, सुपौल की अंशु कुमारी और नालंदा की कल्पना कुमारी इसमें शामिल थी। और पुरुष वर्ग में 2 नाम, पटना का सागर और गोल्डन कुमार, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय टीम में 6 खिलाड़ी बिहार के शामिल थे और ये पहली बार बिहार में इसका आयोजन हुआ। और विजेता टीम की सूची को देख लीजिए। मेंस कैटेगरी में स्वर्ण पदक हांगकांग जीता और विमेंस कैटेगरी में स्वर्ण पदक चाइना जीता। इसमें भारत का नाम आपको केवल एक जगह दिखेगा, कांस्य पदक महिला वर्ग में भारत ने जीता है। 16 टीम इसमें भाग लिया था और प्रतियोगिता को लेकर तमाम जानकारी हमने आपको दिया। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बिहार समग्र रूप से कौन से स्थान पर है। दोस्तों, ये 2026 में आया है जनवरी महीने में, लेकिन ये रिपोर्ट 2024 पर आधारित है। अब इसको समझिएगा कि इसमें बिहार को 16वां स्थान मिला है निर्यात तत्परता सूचकांक में। इसको लेकर जानकारी यहां पर है
देखिए, इसमें विशेष रूप से इस सूचकांक में राज्यों की निर्यात क्षमता और तैयारी का आकलन होता है। इस इंडेक्स में नीति, बुनियादी ढांचा, व्यापार समर्थन, निर्यात इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन जैसे मानकों को शामिल किया जाता है। ऐसे तो 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस वर्ष इसका 2024 को लेकर जो आया है 2026 में, ये इसका चौथा एडिशन है। बिहार को समग्र रूप से 16वां स्थान मिला। एक चीज समझिएगा, निर्यात के मामले में इस समय बिहार ऐसे उतना आगे तो नहीं है, ठीक है, ये तो बात सबको मालूम है, लेकिन लगातार इसमें सुधार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम जिलों की बात करें तो सबसे अधिक जिला जो निर्यात में आगे है बिहार में, वो बेगूसराय है। और बेगूसराय से पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात बहुत होता है, और मांस के निर्यात में अररिया बहुत आगे है। ओवरऑल बिहार मक्का में आगे है, और भागलपुर का रेशम भी यहाँ से बहुत निर्यात होता है। मधुबनी पेंटिंग भी बिहार से निर्यात होती है। जर्दालू आम भी निर्यात होता है। हालांकि इस मामले में जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया है, इसमें महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर कौन है? तो तमिलनाडु है। तृतीय स्थान पर है गुजरात, चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, और पांचवें स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, नीति आयोग की चर्चा हुई। नीति आयोग द्वारा ही ये रिपोर्ट आया है। नीति आयोग सरकार का एक थिंक टैंक है, एक नया संस्था है। योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2025 को इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष जिस प्रकार से योजना आयोग में चेयरपर्सन होते, भारतीय प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से इसमें भी भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिए। और इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष और इसके सीईओ, जो कि वर्तमान में डॉक्टर सुमन केबेरी है और बीबीआर सुब्रमण्यम है, ये चीजें याद आपको रखना पड़ेगा। एक बार बीपीएससी एग्जाम में 2000, मुझे तो याद नहीं, लेकिन एक बार पूछा गया है कि नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। शायद 63वीं वाले एग्जाम में, 63वीं बीपीएससी में, कंफर्म मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतना कंफर्म है कि सवाल पूछा गया है। इसका पूरा रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये ध्यान रखिए। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला सवाल आपके बीच है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के तहत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम के सामूहिक गायन के लिए पटना बिहार के किस युवती को विशेष गायन मंडली में चुना गया? इनका नाम यहां पर पूछा गया है। राइट आंसर होगा पटना की महिमा मौर्य को। तो विकल्प नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ऐसे तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, और यहां आप ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें बिहार के कई युवाओं ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग और अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसमें कि पार्थ कौशिक जो पटना के हैं, देश भर में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने प्रस्तुति दी। महिमा मौर्य जो पटना की ही रहने वाली है, प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम की सामूहिक गायन के लिए विशेष गायन मंडली के रूप में चुनी गई। इसके अतिरिक्त आयुषी आर्या, आनंद कुमार गुप्ता आदि कई ऐसे नाम हैं, और नीचे भी आप देख रहे हैं, इन सभी को सम्मान मिला है। तो सभी को याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी पॉइंट को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न है, आप लोग बोर तो फील नहीं कर रहे हैं? कुछ और प्रश्न है, उसको देखिए, पूरा यहां से कंप्लीट ही हो जाएगा, जनवरी महीने का पूरा खात्मा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बेमिसाल चुनाव प्रबंधन और तकनीकी नवाचारों के लिए किस जिले के जिलाधिकारी अंशुल कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंशुल कुमार जो खास करके डीएम है पूर्णिया के, अभी वर्तमान समय की बात करें, एक्चुअली अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर चुनाव को लेकर जो उनकी प्रबंधन या फिर जो तकनीक नवाचार था, उसको लेकर इन्हें सम्मानित किया गया, जो तस्वीर के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात हम कर चुके हैं। बिहार में 2 चरणों में आयोजित हुआ। विधानसभा की 243 सीटें बिहार में है, और बहुमत के लिए 122 सीटों पर जीत अनिवार्य है। और परिणाम स्वरूप जब एनडीए को बहुमत मिली है, तो नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं। इसको लेकर जो जानकारी हमने एक वीडियो में आपको दिया था, उसको देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, एक सेपरेट वीडियो हमने आपको दिया है। आइए कुछ प्रश्न और है, हम देखते हैं। चलिए, 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत प्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि 11 पंचायत जन प्रतिनिधियों को यहां पर सम्मानित किया गया है। देखिए, वही सारी जानकारी है, और जो सम्मानित हुए हैं उनको लेकर यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन आपके बीच रखा गया है। अब एक चीज और, एक सवाल यहां पर और आपके बीच होगा। देखिए, इसको लेकर जो जानकारी ये सारी हम आपको दे ही चुके हैं।
आइए अगले प्रश्न पे, 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 2026 में मनाया गया, तो 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड से, यानी कि प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया? इस अवार्ड में बिहार सरकार द्वारा कुल मिला के 10 जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया है। और ये सारी जानकारी जो खास करके 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के अवसर पर सम्मानित हुए हैं। एक तो ये ध्यान रखना कि 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 को मनाया गया है, और जो जिलाधिकारी सम्मानित हुए हैं वो सभी जानकारी नाम के साथ यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। इसकी संख्या कितनी है? तो संख्या है 10। ये चीजें ध्यान आप लोग रखिएगा। फिलहाल ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिए 10 को सम्मानित किया गया। चलिए आइए अगले प्रश्न पे, बिहार सरकार द्वारा हालिया शुरू की गई न्यू एज इकोनॉमी यानी कि नए युग की अर्थव्यवस्था पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यू एज इकोनॉमी जो पहल बिहार सरकार ने शुरू किया है, इसका जो एक प्रकार से लक्ष्य है वो 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। तो विकल्प नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब ये सेशन यहां पर समाप्त होता है। आई होप कि बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिला होगा और बहुत मजा भी आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर ये सारी बातें हमें लिखिएगा। आज के इस वीडियो का ये प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहां गया वो प्रश्न? अच्छा, प्रश्न छूट गया क्या? अच्छा, प्रश्न यहां पर नहीं है, एक मौखिक रूप में चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, प्रश्न का आंसर आपको करना है। मौखिक रूप से सवाल यह है कि वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है और क्रम के दृष्टिकोण से वो कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपकी एप्लीकेशन पे तमाम कोर्स में, ये सारे कोर्स में इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिए। आप वहां पर 15% का डिस्काउंट के साथ तमाम चीजों को ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी कोर्स हैं जैसे बीपीएससी एडीओ का टेस्ट सीरीज आदि है, वो सभी चीजें इसी एप्लीकेशन पे मिलेगा। 70,000 लोग एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे तो 50 कहीं दिख रहा है, लेकिन वास्तव में हजारों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी आइए इस परिवार में शामिल होइए, एकदम मस्त होकर प्रिपरेशन में भाग लीजिए। अच्छा, प्रीलिम्स को लेकर, यानी प्रीलिम्स में यहाँ पर एडीओ की हम बात करें एक्चुअली में, तो एडीओ में कंप्लीट टेस्ट का जो पैकेज है वो केवल 99 रुपये में आपको मिल रहा है। और ये सीमित समय के लिए ऑफर है। प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा सिलेबस का, तीनों पेपर का, और प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट, ये सभी केवल 99 रुपये में आपको मिल रहा है। इतना ही नहीं, इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स की जो हमारी पत्रिकाएं आती है, ई बुक जो आती है, जो प्रिंटेबल होती है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि बहुत मजा आपको आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।